कोई तो किसी को इशू है क्या? फिर से एक बार रिपीट कीजिए ना सर। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आवाज साफ आ रही है ध्रुव? हाँ सर। ओके। तो हम लोग कल का पुनरावर्तन कर रहे थे, यानी रिवीजन कर रहे थे। जो 5 S हैं वो हैं सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के बाद सेट इन ऑर्डर, ठीक है। हाँ सर। चीजों से, रिसोर्सेज से बड़ा प्रेम होता है, तो हम लोग चीजों को अलग बिलग नहीं कर पाते, और इसके कारण हमारी चीजें अस्त व्यस्त होती हैं और काफी तरह के नुकसान होते हैं, ठीक है। तो उनको सुव्यवस्थित करना और उसके लिए छांटना, हिंदी में शब्द है छटाई, वो है सॉर्टिंग, और उसको सुव्यवस्थित ढंग से लगाना वो है सेट इन ऑर्डर, ठीक है। और शाइनिंग मतलब चीजों को चमकाना, मतलब सारी चीजें अपने बेस्ट सिचुएशन में रहें, वो है शाइनिंग। और स्टैंडर्डाइजिंग, इन तीनों को का एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेंटेन करना कि भाई इतने समय पे, इतनी अवधि पे, इतनी चीजें हो जाने के बाद हमको वापस से ये चीज करनी है, ठीक है। और उसके बाद वो है सस्टेनिंग, मतलब ये पूरा का पूरा जो पहले 4 स्टेप हैं उनको बराबर से ध्यान रख के चेकलिस्ट के साथ सस्टेन करना इज सस्टेनिंग। ये 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। अब ये हम लोगों ने कल इम्पोर्टेंस भी समझा था। एक हम लोग जस्ट एक्सरसाइज करेंगे। ध्रुव नेक्स्ट, तुमने स्लाइड शेयर नहीं किए यार ध्रुव? स्लाइड शेयर किए ना सर? हेलो हेलो, बाकी सबको स्लाइड दिख रही है? मैंने स्लाइड शेयर की है वो। हेलो। अभी देखिए स्लाइड, अभी देखिए। हाँ सर, वो आपका इंटरनेट इश्यू होगा सर थोड़ा, तो हाँ, मैं भी हाँ। इसमें इसमें एक काम करो। हाँ सर। तुम 17 नंबर के स्लाइड पे आ जाओ। ओके, आप बोलना, यहाँ पे नंबर नहीं लिखा है तो मतलब पता नहीं चलेगा। हाँ, 17 नंबर का स्लाइड जो है उस पे आ जाओ। यही है ना बस सर? इसके बाद आएगा, नहीं इसके बाद आएगा ये, हाँ बस, ठीक है। इसके पहले वाला ध्रुव, इसके पहले वाला, हाँ। देखिए ये एक शीट है, राइट, और इसमें एक टास्क दिया हुआ है। वो ये है कि हम लोगों को हर एक चीजें जो है दी हुई 49 तक नंबर्स हैं, इनको एज सुन एज पॉसिबल ऑर्गेनाइज करना है। तो मैं 5 मिनट देता हूं, आप लोग ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करिए और ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन सा नंबर कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। पांच मिनट बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल से, है ना? 2 मिनट बहुत है। हाँ, 2 मिनट बहुत है सर। हम्म। थर्टी सेकेंड्स हो गए, किसी का हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, 1 कहाँ पे है? फर्स्ट बॉक्स। फर्स्ट बॉक्स। पहला ये 1, ओके। 2 सबको दिख रहा है, 3 सबको दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 7, 8, 9, 10।
नहीं सर, ऊपर लाइन में सड़क नहीं है। 5 के बाद 9 है, फिर 7 है, फिर 8 है, 6 है, फिर 10 है। ओके ओके, बराबर। हेलो। अच्छा, ये 34 कहाँ पे है? 33 के नीचे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन में। मेरे को तो उसके बाजू में दिख रहा है। 33 के मेरे बाजू को में। 33 के, हाँ सर, 4th row 4th column। हाँ, 4th है, 4th। बराबर। तो अभी ये चीजें ऑलमोस्ट मैं ये देख रहा हूँ कि हर एक चीज लाइन में है, लेकिन चूंकि उसकी दिशा सही नहीं है, उसका शेप एंड साइज सही नहीं है, तो हम लोगों को चीजें स्ट्रीमलाइन करने में मुश्किल हो रही है, राइट? सही। अभी हमारे पास हम जो भी चीजों का, जो भी संसाधनों का प्रयोग करते हैं, वो अलग अलग शेप एंड साइज की होती हैं, अलग अलग उसके काम होते हैं। वो सिस्टमेटिक नहीं हो तो हमको उन चीजों को फाइंड आउट करने में, उन चीजों से काम करने में कितनी मुश्किल होगी, है ना? तो इसलिए सॉर्टिंग जरूरी होता है। अभी उसमें क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो समझने की कोशिश करेंगे। सॉर्टिंग का मतलब होता है नेसेसरी और अननेसेसरी चीजों के बीच में भेद करना, उनको अलग करना, ठीक है? इसमें एक्टिविटी क्या होती है? एक क्रिटेरिया हम लोग डिसाइड करते हैं कि भैया कौन सी चीजें हमारे लिए उपयोगी रहेंगी, क्या क्या उसके लक्षण रहेंगे, और कौन सी चीजें अनुपयोगी रहेंगी, ठीक है? और उसके बाद सक्सेस इस चीज से निर्धारित किया जाता है कि कितने परसेंटेज या लेवल पे हम लोगों ने ये चीजें करने में सफलता हासिल की, ठीक है? अब एज अ ऑर्गेनाइजेशन या एज अ टीम हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया कौन सी चीजों की हमें आवश्यकता है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो अस्त व्यस्त हैं, ठीक है? कहाँ कहाँ ये चीजें देखनी है? सारे टूल्स हो सकते हैं, गेजेस हो सकते हैं, मटेरियल्स हो सकते हैं, क्लासिफाइड एंड नॉन क्लासिफाइड थिंग्स हो सकती हैं, स्टोर्स में भी हो सकता है, ठीक है? जो चीजें टूटी हुई है, बिखरी हुई है, उनको अलग करने की बात होगी। अनयूजेबल और जिनका ओकेजनली यूज होता है, कभी कभार यूज होता है, उनको अलग करने की बात होगी। नेक्स्ट, गो नेक्स्ट। नेक्स्ट। अब ये फ्लो चार्ट है कि किस तरह से चीजों को डिस्टिंग्विश किया जाए, बराबर? तो इसमें आप लोग दो चीजें तो बिल्कुल साफ साफ देख रहे होंगे। एक तरफ रेड में लिखा हुआ है यूजलेस, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है यूजफुल, बराबर? इन चीजों को तो बहुत आसानी से हम लोग अलग कर पाते हैं, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यूजलेस तो नहीं होती, बराबर? उनका यूज हो सकता है, लेकिन कब होगा ये पता नहीं, ठीक है? उन चीजों को अननोन की कैटेगरी में डालते हैं और उनको साइड में रखते हैं और मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं, और बाद में जब हम ये निर्धारित कर पाते हैं, कर पाने की स्थिति में पहुंचते हैं कि उसको यूजफुल या यूजलेस में डिसाइड कर पाए, तो उसको भी सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है? अभी नेक्स्ट स्लाइड। सॉर्टिंग करने के लिए रेड टैग्स, हेलो, हाँ, सॉर्टिंग करने के लिए रेड टैग्स का प्रोसेस का यूज किया जाता है, बराबर? इसमें कोई भी डाउट हो तो उसके हिसाब से किस कारण से, क्या पर्टिकुलर यूज है, क्या फ्रीक्वेंसी है, उन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए उसको, उसके साथ क्या करना है, उसका रिकमेंडेशन होता है, ठीक है? अभी रेड टैग दिखता कैसा है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड।
ये एक रेड टैग है, इसके पहले वाला, ये एक रेड टैग है, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है किसी भी चीज को समझने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड पे, हेलो हेलो, सभी को एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए, ताकि क्या है कि सर का आवाज सुनाई दे। लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो फ्रंट साइड है और राइट हैंड साइड पे बैक साइड है। ये आगे पीछे दोनों तरफ छपा होता है और उसमें पर्टिकुलर एरिया कहाँ से कौन सी चीज मिली है, आइटम का नाम क्या है, कितनी क्वांटिटीज हैं, डेट क्या है, कौन टैग कर रहा है, किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। फिर रेड टैग में क्या चीज हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे अनयूजेबल है, डिफेक्टेड है, रिडंडेंट है, ओकेजनली यूज्ड, ऑब्सोलीट है, एक्सपायर्ड है। तो उस हिसाब से फिर क्या एक्शन लेना है, ठीक है, वो सब चीजें लिखी होती हैं और उसका सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन लिखा होता है। इस तरह से रेड टैग का यूज होता है। अभी सॉर्टिंग करने के लिए क्या क्या चीजें हमको सोचनी पड़ेंगी वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। सॉर्टिंग करने के लिए सबसे पहले 3 चीजों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। एक है प्रियोरिटी, दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज और तीसरा है वे ऑफ यूसेज या हाउ टू यूज, ठीक है। तो प्रियोरिटी मतलब लो प्रियोरिटी है, एवरेज प्रियोरिटी है, हाई प्रियोरिटी, ये एक अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं। किस फ्रीक्वेंसी से हम यूज करते हैं, जैसे कि हो सकता है कोई चीज हम लोग रोज यूज करते हो, दिन में 4 बार यूज करते हो, ठीक है, और कोई चीज ऐसी हो सकती है जो साल भर में यूज करते हो, 2 साल में यूज करते हो। तो उन सबको किस तरह से रखना है उस पे बात हो रही है। जैसे मान लीजिए कोई लो प्रायोरिटी की चीज है, साल में एक बार शायद यूज करते हैं, तो उसको हमारे वर्क स्टेशन के पास रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको तो साल में एक बार यूज करना है। तो साल में एक बार यूज करने वाली चीज को हम वर्क स्टेशन के पास अगर रखते हैं, तो जो हमारे रेगुलर यूसेज की चीजें वो कहीं ना कहीं दूर चली जाएंगी और इस हिसाब से हम लोगों को काम करने में असुविधा होगी और साथ में ही उन चीजों को ढूंढने में असुविधा होगी जो हमारे रेगुलर यूज की चीजें हैं। तो ऐसी चीज को या तो स्टोर में रख देना चाहिए या फिर अगर वो यूसेज की नहीं है तो उसको हम स्क्रैप भी कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसा होता है कि भैया कोई चीज ऐसी होती है जो महीने में एक बार यूज होती है या 6 महीने में एक बार होती है, तो ऐसी चीजों को भी हमारे रेगुलर डेस्क पे नहीं रखना चाहिए। स्टोरेज कैबिनेट है या ऐसी चीजें हैं वहां पे यूज करने के लिए रखा जा सकता है, ठीक है। और ऐसी होती है जो रेगुलरली जो सोल्डरिंग करते हैं उनको इसका महत्व पता है। फिर आइटम का डिस्पोजिशन मतलब उनको किस तरह से, क्या उसके लिए कॉल लेना है, वो किस तरह से होता है। मान लो अगर कोई चीज ऑब्सोलीट हो गई मतलब उसका यूसेज नहीं है, यूसेज अलग अलग कारण से नहीं हो सकता है। जैसे मान लो डिजाइन में कोई चेंज आया तो वो पुरानी डिजाइन ऑब्सोलीट हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आया तो हमारे पास जो पुराना इंस्ट्रूमेंट है शायद अनयूजेबल हो जाए। तो ऐसी चीजों का क्या करें, ऐसी चीजों को या तो बेच देना चाहिए या उनको रखना चाहिए यदि वो यूज आ सकती हो, या स्क्रैप में निकाल सकते। अगर कोई चीज डिफेक्टिव है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको सप्लायर को रिटर्न कर देना चाहिए। अगर कोई चीज वीक में एक बार यूज होती है, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि वो चीज एक्चुअली हम बाकी चीजें कितने दिन में यूज करते हैं, राइट, उसके हिसाब से और स्टोरेज एरिया के हिसाब से हमारा जो वर्क स्टेशन है उसका एरिया कितना है उसके हिसाब से हम या तो अपने डेस्क के पास रख सकते हैं या फिर स्टोरेज में रख सकते हैं। स्टोरेज भी अलग अलग तरह के जैसे हम लोगों के पास अवेलेबल है,
राइट। तो उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से और उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम वो डिसाइड कर सकते हैं। वंस पर मंथ अगर यूज कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए हम लोग ये हिस्ट्री शीट्स और ये सब 20-25 अपने पास रखते हैं, लेकिन बाकी सब चीजें स्टोर में होती हैं, हमको जब जरूरत होती है तब हम वो ले आते हैं। दैट इज अ गुड प्रैक्टिस। उसी हिसाब से हमको करना चाहिए। सारी चीजें हमारे वर्क स्टेशन पे ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, सो दैट हमारा वर्क स्टेशन साफ सुथरा रहे और चीजें सुव्यवस्थित रहें और काम आसानी से अच्छे ढंग से हो। जिन चीजों का कभी कभी ही प्रयोग होता है, ठीक है, उनको ऑफ साइट स्टोर करना चाहिए, और जिनका अननोन है प्रयोग, उनको जब तक इंफॉर्मेशन ना मिले तब तक कहीं ऐसी जगह पे सुरक्षित रखना चाहिए जहां पे उनको रखा जा सके। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अभी इसमें क्या है, अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, उनको किस तरह से हम लोग देखते हैं और किस तरह से उनपे कॉल ले सकते हैं। उसमें एक ये है पार्ट्स एंड वर्क इन प्रोसेस। तो कई बार क्या होता है जहां पे हम काम कर रहे होते हैं, खैर कई बार क्या होता है जहां पे हम काम कर रहे होते हैं वहां पे कई चीजें ऐसी भी होती है जो अनदेखी हो जाती है। नॉर्मली शॉप फ्लोर्स पे ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो खैर जो क्लीनिंग प्रोसेस है और जिस हिसाब से हम लोग ध्यान रखते हैं उस हिसाब से नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। बट बड़े बड़े शॉप फ्लोर्स जहाँ पे होते हैं, प्रोडक्शन लाइंस होती हैं, वहां पे ये देखा गया है कि कई चीजें मशीन के, भारी भारी मशीनें होती है उसके पीछे चली जाती हैं। फिर कई बार जो पैसेजेस होते हैं या वाटर ट्रैक्स होते हैं उसके नीचे चली जाती हैं, ठीक है। कई बार जो मशीन्स होती हैं उसके अंदर भी ब्रोकन पार्ट्स जैसे स्क्रूज हैं या बाकी नट बोल्ट्स हैं चले जाते हैं और हम नहीं निकाल पाते, ठीक है। कुछ चीजें रैक्स में और प्लेटफॉर्म पे रह जाती हैं, ठीक है। कुछ चीजें वर्क इन प्रोग्रेस के अलावा भी वर्क इन प्रोग्रेस की जगह पे पड़ी होती हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रिजेक्टेड आइटम्स का स्टॉक होती हैं। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो ओवर अ पीरियड इकट्ठी होती रहती हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जिन पे डिस्पोजल का डिसीजन लेना बाकी होता है, क्योंकि हमें लगता है शायद अब यूज होगा, शब्द यूज होगा, उसमें हम रह जाते हैं उसका प्रयोग करने में। कुछ चीजें हम ट्रायल और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए लेते हैं, लेकिन हमारे व्यस्तताओं के कारण और प्रायोरिटीज के कारण उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्मॉल क्वांटिटी की होती हैं बट अब यूज में नहीं होती हैं। तो ऐसी चीजों को वर्क इन प्रोग्रेस में गिना जाता है, या वर्क इन प्रोग्रेस में ऐसी चीजों को वर्क इन प्रोग्रेस में छद्म रूप में ऐसी चीजें रह जाती हैं। छद्म रूप में मतलब हमको लगता है ये चीजें वर्क इन प्रोग्रेस में है बट एक्चुअल में वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं होती हैं। इनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा होता है, ये हमारी इन्वेंट्री की जगह घेर रही होती हैं और हमारा कॉस्ट ले रही होती हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी ही दुखदाई है और इनके ऊपर कुछ न कुछ कॉल लेते जाते रहना चाहिए, ठीक है। फिर ऐसा होता है कि कुछ चीजें होती है जैसे ओल्ड जिग्स टूल्स नॉट इन यूज। जिग्स एंड टूल्स नॉर्मली, जिग्स एंड फिक्सचर्स जो है किसी चीज को और प्रोडक्टिवली यूज करने के लिए बनाया जाता है, आप जानते हैं। बट कई बार क्या होता है वो जिग्स एंड फिक्सचर्स भी ओल्ड एज के कारण टूट गए होते हैं, कहीं ब्रेकेजेस होते हैं, ठीक है। मॉडिफाइड टूलिंग फॉर ट्रायल आर लाइंग आफ्टर ट्रायल। ट्रायल के बाद चीजें जो है जो मॉडिफिकेशंस में वो पड़ी हुई हैं। कुछ चीजें जो टूट गई हैं, ब्रोकन टूल्स हैं, बिट्स हैं, ठीक है।
मेजरिंग इक्विपमेंट्स हैं जिनको मेंटेनेंस की जरूरत है, मेंटेनेंस नहीं किया गया है या नहीं करा सकते हो, ठीक है। और कुछ कंटीजेंसी पार्ट्स होते हैं जो हम लोगों ने इमरजेंसी में रखे होते हैं कि भैया अगर कोई चीज टूट गई या कोई चीज छूट गई तो हम एकाएक मार्केट से नहीं ले आ सकते, उनकी लीड टाइम्स के कारण हम लोगों ने परचेज करके रखे होते हैं कि चलो। या कभी क्या होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हमने कोई चीज निकाल ली होती है मशीनरी में से, और हमको लगता है कि कभी ब्रेकडाउन हुआ तो इमरजेंसी में मान लो नहीं मिला तो हम ये चीज रखें, और वो चीज कई बार जगह गिरती है। इसके अलावा शेल्व्स एंड लॉकर्स में क्या देखने की जरूरत होती है, अलग अलग चीजें हम कलेक्ट करते रहते हैं, कभी कुछ यूज होता है कभी नहीं होता है। पैसेजेस और कॉर्नर्स में डस्ट मटेरियल नॉट रिक्वायर्ड सीम टू गैदर इन कॉर्नर, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या होता है, पिलर्स और स्टेयर्स के आसपास कुछ न कुछ चीजें इकट्ठा होती रहती है जो अनुपयोगी होती हैं, हालांकि वैसा नहीं होना चाहिए। वॉल्स एंड बुलेटिन बोर्ड्स पे भी कई बार इररिलेवेंट चीजें लगी होती हैं। फ्लोर्स एंड पिट्स में क्या डिफेक्टिव पार्ट्स देखना चाहिए, प्रोटेक्शन कैप्स, कवर्स, पैकिंग मटेरियल्स, हार्डवेयर आइटम्स, स्मॉल आइटम्स, टूल्स और टूलिंग किट्स, इस तरह की चीजें होती हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें, कई बार क्या होता है कई अनवांटेड चीजें होती हैं, आउटडेटेड चीजें होती है, टेम्पररी फाइल्स होती हैं, ये सबसे ज्यादा होता है आईटी सेक्टर में देखा जाता है। एक आदमी फोल्डर बनाता जाता है, सेव करता जाता है डॉक्यूमेंट, और उसके बाद कभी लौट के उसको मौका नहीं मिलता कि उसमें से कौन सी चीज उपयोगी है और कौन सी चीज उपयोगी नहीं है, और फिर बाद में ऐसा लगता है कि भाई हमारे पास स्पेस कम है। ये नॉर्मली हम सब की प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो इसमें क्या समय पर हमको काटते छांटते रहना चाहिए, जो चीजें उपयोगी हो उनको रखना चाहिए, और बाकी चीजें निकालते रहना चाहिए। कई बार आईटी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इससे रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग फोल्डर्स बनाओ, और उनको जो है डेस्कटॉप पे चीजें ना रखो ताकि प्रॉपरली रिट्राइव कर सको। ये सब चीजें फायर्स की एक तरह से सपोर्टिव चीजें या उसके थ्रू इन्फ्लुएंस चीजें हैं कि आप प्रॉपरली ऑर्डर्ड वे में अलग अलग फोल्डर्स में रखो, ताकि उस हिसाब से जब वो चीज आप ढूंढने जाओ तो उसके अंदर एक वर्क स्ट्रीम या स्ट्रीमलाइंड वे में आप अंदर जा सको, और वो पर्टिकुलर फोल्डर में ही आप उस चीज को ढूंढ सको, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, प्रोसेस फ्लो चार्ट्स होते हैं और ऑपरेशनल एनालिसिस होता है, चेकलिस्ट होते हैं। ये सब टूल्स हैं जिनके थ्रू ये मेंटेन किया जा सकता है और इम्प्रूव किया जा सकता है। अभी जो पेपर्स होते हैं या फिर फाइल्स होती हैं या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको किस तरह से कम किया जा सकता है, तो एक सिंगल फाइल सबसे पहले बना देनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए कि अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उसमें उनको कैटेगराइज करना चाहिए सॉर्ट करते करते, और उस पे देख लेना चाहिए कि भैया इमीडिएट एक्शन किस पे लेना है, लो प्रायोरिटी की चीजें कौन सी हैं, पेंडिंग चीजें कौन सी हैं, रीडिंग मटेरियल कौन सा है, और केवल इंफॉर्मेशन के लिए कौन सी है, उस तरह से छाड़ देना चाहिए, ठीक है। और फिर उनको उस हिसाब से सुव्यवस्थित करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ये सब चीजें इतनी ज्यादा होती हैं कि अकेले नहीं की जा सकती, तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इसके लिए एक टूल है जिसको बोलते हैं 4D प्रिंसिपल। उसमें डू, डेलीगेट, डीले, डंप, चीजें जो करनी है वो क्या है कि भैया इस तरह की स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक संकल्प आपका होना चाहिए और एक्शन स्टार्ट होना चाहिए। डेलीगेट क्या करना है, सब चीजें आप नहीं कर सकते, कुछ तो वो जो स्टैंडर्ड आपने बनाया कि भाई अब मान लो ये वाली चीज है, मान लो XYZ चीज है, मसाले हैं तो मसाले हम मसाले की जगह पे रखने वाले हैं, राइट, और जो हमारी इपॉक्सीज है उनको उनकी जगह पे रखने वाले हैं, ठीक है। ये मान लो दो स्टैंडर्ड बना दिया आपने, तो अगर
आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जो मसाले और इपॉक्सी में भेद कर सकते हैं, मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं और उनको उस हिसाब से रख सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप वो करने जाओ। आप उस तरह की स्ट्रीमलाइनिंग के चीजें करो तो भी आपका काम हो जाएगा। फिर डीले करने की चीजें कौन सी होती है? डीले करने की चीजें वो होती है जिसपे कॉल अभी नहीं लेना होता है और जो अर्जेंसी वाली नहीं होती। और डंप करने की चीजें कौन सी होती है? डंप करने की चीजें ऐसी होती हैं जो वर्षों से उपयोग में नहीं आई और आगे भी उपयोग में नहीं आना है, वो हमारे लिए और हमारे प्रोसेसेस के लिए खतरा है। उनको उठा के साइड में कर देना चाहिए, या तो स्क्रैप कर देना चाहिए, या किसी को दे देना चाहिए, या फिर डंप कर देना चाहिए। हेलो हेलो सर, सॉरी टू इंटरप्ट, अब लास्ट 10 मिनट्स बाकी है अपने सेशन की, तो सेकंड लिंक भेजनी है या इसमें खत्म हो जाएगा? हो जाएगा, निश्चिंत रहो। ओके ओके, बस लास्ट 10 मिनट बाकी है सर। हाँ, अभी रेड टैग इंस्पेक्शन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से देखा जा सकता है। जैसे फ्लोर्स हैं, आयल्स हैं, ऑपरेशन एरियाज हैं, वर्क स्टेशन है, कॉर्नर्स हैं, इक्विपमेंट है, स्मॉल रूम, ऑफिसेस, लोडिंग डॉक्स, इनसाइड कैबिनेट्स, फिर अननीडेड इक्विपमेंट्स में मशीन, स्मॉल टूल्स, चेक्स, ये सारी चीजें हैं। इसी तरह से अलग अलग जो है ये डिटेल में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी ये करने के लिए क्या करना चाहिए? अभी आप लोग बोलोगे कि भाई, और सभी के मन में जिज्ञासा रहेगी कि भैया ठीक है, फायर्स बताया, इतना लंबा चौड़ा थियरी है, ठीक है, लेकिन इसको करें कैसे? तो इसको करने के 12 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 है, नेक्स्ट ध्रुव, नेक्स्ट। हाँ सर, हो गया ध्रुव, नेक्स्ट। हो गया सर। मेरे पे नहीं आया यार। ओ सर, अच्छा, आ गया, चलो। हाँ ओके ओके, अच्छा, स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई टीम मेंबर्स। ठीक है, स्टेप नंबर 2, गैदर इवेंट सप्लाईज। इवेंट्स, टीम मेंबर्स मतलब ये होता है, सबसे पहले आपको अलग अलग टीम बनानी पड़ेगी, अलग अलग जोन में और बाकी सारी चीजों में बांटना होता है एरियाज को, क्योंकि कोई भी शॉप फ्लोर हो, ऑफिस हो, वो छोटा एरिया नहीं होता, और चीजें भी हम लोग हजारों में, लाखों में यूज करने वाले होते हैं, एटलीस्ट हंड्रेड्स में तो यूज करने वाले होते ही हैं। ठीक है, तो उन चीजों को डिस्टिंग्विश करना इतना आसान नहीं होता, अकेले किसी की बस की बात नहीं होती है, तो टीम्स बनानी पड़ती हैं। और दूसरी चीज ये है कि ये किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एडमिन डिपार्टमेंट है तो एडमिन डिपार्टमेंट सब कर लेगा, ठीक है, स्टाफ बॉय सब कर लेंगे, उनके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता। आपके पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है वो किसी स्टाफ बॉय को पता नहीं रहेगा। ठीक है, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। कुछ चीजें ऐसा होता है कई बार कि जो यूजर है उसी को नहीं पता होता कि उसका यूज क्या है। कई बार ऐसा भी होता है, क्यों? क्योंकि आउट ऑफ फ्रेम चला गया होता है, आउट ऑफ माइंड चला गया होता है, आउट ऑफ टाइम होता है। वो 10 साल पहले मेरे लिए जो उपयोगी था आज उपयोगी होगा वो जरूरी नहीं है, बराबर। तो फिर जो सेकंड स्टेप है वो ये है, गैदर इवेंट एंड सप्लाईज। जो इसके लिए टूल्स यूज होने वाले हैं, जैसे मान लो रेड टैग्स हैं, ठीक है, हम लोग पेन और पेपर का यूज करने वाले हैं, एक लिस्टिंग करने वाले हैं या चेकलिस्ट बनाने वाले हैं, फोटोज खींचने वाले हैं, वो सारे के सारे टूल्स इकट्ठा कर लें। स्टेप 3 होगा सेट इवेंट डेट एंड टाइम। ये चीजें ऐसा नहीं है कि पंचवर्षीय योजना की तरह या सालों साल चलती रहेंगी, कंटिन्यूअल प्रोसेस, नो। चीजें जब तक एक सेट गोल के साथ, एक सेट टाइम फ्रेम के साथ होती नहीं है तब तक रिजल्ट आता नहीं है। इसलिए इसका एक सेट इवेंट डेट और टाइम होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके अलावा सेटअप लोकल एंड सेंट्रल होल्डिंग एरियाज। अभी क्या है उसमें, फिर पर्टिकुलर एरियाज को डेजिग्नेट कर दिया जाएगा जोन्स में और इसमें बांट दिया जाएगा। उसका टारगेट फिर उसके बाद सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है भाई, कि 20 तारीख को हमने एडमिन एरिया पे फायर्स करना है, ठीक है, या 21 तारीख को हमने कस्टमर केयर के एरिया में फायर्स करना है। फायर्स में भी सारे के सारे एक ही दिन में हो जाएंगे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ठीक है भैया, क्या करना है, तो फायर्स में हमको केवल सॉर्टिंग करना है, ठीक है, और उसके लिए इतना टाइम दिया गया है, और उसमें फिर वो रिजल्टेंट भी निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सॉर्टिंग करने बैठे
और लास्ट में पता चला कि भैया एक पिन ही जो है वेस्ट थी, बाकी सारी चीजें बराबर थी। क्योंकि ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल, इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। तो इट शुड नॉट बी टेकन एज फन, इट इज अ वेरी सीरियस एक्सरसाइज। फिर टैगिंग क्राइटेरिया, किस तरह से टैग करेंगे, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भैया उनका उपयोग क्या है, डेली यूज हो रही है, आवरली यूज हो रही है, वीकली यूज हो रही है, मंथली यूज हो रही है, उनकी वैल्यू क्या है, उस हिसाब से उनकी स्टोरेज की क्या क्राइटेरियाज हैं, उस हिसाब से उनका टैगिंग किया जाता है। फिर बिफोर और आफ्टर के लिए फोटोज लिए जाते हैं, तो बिफोर के फोटोज पहले लेने हैं, फिर उसके बाद रेड टैगिंग करना है, जो चीजें अनुपयोगी हैं या जिन पे कॉल लेना है। जो चीजें उपयोगी हैं उनको तो उपयोग करना है, और उसको सेकंड स्टेज के लिए फिर हम किस तरह से रखेंगे वो बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन जो अनुपयोगी है उनको रेड टैग करेंगे। फिर उसके बाद इवेल्युएट करेंगे कि भाई आगे क्या एक्शन लिया जाएगा, और उसको लॉग बुक में डालेंगे। ऐसा नहीं कि हमने ठीक है भैया ये सारी चीजें अनुपयोगी हैं, मान लीजिए मेरी टीम में 8 लोग हैं, 7 लोग हैं, जो भी है, ठीक है, अभी एक ने बोला कि भैया, एक्स ने बोला कि सर ये तो अनुपयोगी है, वाई के हिसाब से अरे ये बहुत उपयोगी है सर, इसका तो मैं रोज यूज करता हूँ, ठीक है, और जेड बोलता है अरे कोई मतलब नहीं है सर, दोनों फालतू में बोल रहे हैं, इसका यूज करते मैंने कभी देखा नहीं। तो ये चीजें ऐसी नहीं होती हैं, एक कमिटी बैठती है, वो डिसाइड करती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, ये हमारे रिकमेंडेशंस होते हैं एग्जीक्यूशन के प्लेटफॉर्म पे, और फिर जो हायर रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उस पर कॉल लेते हैं। तो उसके लिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, और डिस्पोजिशन का बस ठीक है, मैं इसके बाद खत्म ही कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद डिस्पोजिशन के कॉल्स ले लेने हैं, और उसके बाद फोटोज ले लेने हैं, और उसको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। अभी ये चीजें जब होती हैं तो रिकॉग्निशन होता है, तो बट ऑब्वियस है कि वो चीज करने में आदमी को इंटरेस्ट भी आता है। नेक्स्ट ग्रुप, ये कुछ एक फॉर्मेट्स हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे जोन में बांटा हुआ है, कौन सा ग्रुप कौन से एरिया का कब ऑडिट करेगा, और कौन सा जोन है, कौन सा लाइन या सेक्शन है, ठीक है। इसी तरह से ये यहाँ पे ऑडिट कैलेंडर है, वो भी एक फॉर्मेट है। इसी तरह से ये डिफरेंट चेकलिस्ट हैं एक पर्टिकुलर कंपनी के, आप लोग देख सकते हैं, राइट। और उसके बाद जो रिजल्टेंट है उसका हम लोग इस तरह से नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हैं। तो ये था किस तरह से हम लोगों को सॉर्टिंग करनी चाहिए, उसके क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए, क्या क्या चीजें ध्यान रखने की होती हैं, क्या डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं। आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ सर, ऑलमोस्ट तो किसी को कुछ डाउट नहीं है। ओके, तो मित्रों कल मैंने एक एक्सरसाइज दी थी, आई होप सभी की एक्सरसाइजेज की रिस्पॉन्स शीट्स ध्रुव के पास आ गई होंगी। नहीं आई हो तो वो आ जानी चाहिए, नहीं आई हो तो वो आ जानी चाहिए। और साथ में इसकी एक्सरसाइज भी जो रहेगी वो आपको 2 बजे के पहले मैं आप लोगों को भेज दूंगा। और इसमें